बताइए आप लोग क्या सब पढ़े थे तब? क्या सब चल रहा है? ऑक्सीकरण अवकरण। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या होता है? हमेशा साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हमेशा क्या होता है? साथ साथ होता है। उसको किस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उसको किस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया के दो, इस तरीके से रेडॉक्स अभिक्रिया के कितना भाग हो गया? दो भाग हो गया। पहला क्या? ऑक्सीकरण। दूसरा क्या? इसके बारे में हम ऑलरेडी 2 क्लास या 3 क्लास पीछे ले चुके हैं। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है बता दिया है। ठीक है, आज हमको क्या बताना है? आज हमको बताना है ऑक्सीकारक और अवकारक। क्या बताना है आज? ऑक्सीकारक और अवकारक। ऑक्सीकारक और क्या बताना है? अवकारक बताना है। तो पहले आप लोग अवकारक देखिए, उसके बाद देखिएगा ऑक्सीकारक। ठीक है, अवकारक। अब अवकारक का अगर आपसे परिभाषा पूछ दे तो आप क्या कहिएगा? जिस पदार्थ का जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुटता है, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है, उस पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है, उस पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या मतलब हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसका भी क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये बात हम 2-3 दिन पहले से बोल रहे हैं कि नहीं? फिर चर्चा कर देते हैं। जिस पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है, उसका क्या होता है? अवकारक। अवकरण होता है। क्या होता है उसका? या नहीं तो जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको भी अवकरण कहते हैं कि नहीं? यहाँ पर हमको ऑक्सीकारक में क्या ध्यान अवकारक में क्या ध्यान देना है? इसका परिभाषा अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या कहिएगा? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है? अवकारक। थोड़ा सा उल्टा लगेगा आपको सुनने में। जिस पदार्थ का क्या होता है? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उस पदार्थ को अवकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं। अब देखिए, जैसे ही आपको बताएंगे, उदाहरण लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेंगे बताइए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब संयोग कराते हैं तो बताइए किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है कि नहीं होता है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जब इसको अभिक्रिया कराए तो किसका निर्माण हुआ? जल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? जल का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर 2 चीज को देखना है। इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अवकरण हो रहा है? तो देखिए पहले हम ऑक्सीकरण देख लेते हैं। ऑक्सीकरण देख ले। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीकरण के लिए हाइड्रोजन का जुटना। ऑक्सीकरण के लिए क्या होता है? हाइड्रोजन का जुटना। तो बताइए, इसमें हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुट रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है? तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन का क्या हुआ है? हाइड्रोजन का क्या हुआ है यहाँ पर? ऑक्सीकरण। तो देखिए यहाँ पर जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसी को क्या कहते हैं? इस प्रकार बताइए, इसमें किसको कहेंगे? अवकारक। हाइड्रोजन को क्यों कहेंगे? क्योंकि उसका ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ। तो आपको तो बता ही दिए, ऊपर में लिख भी चुके हैं कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या कहेंगे? हाइड्रोजन को अवकारक कहेंगे। उल्टा लगेगा लेकिन इसको ध्यान रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? अवकारक। समझ में आ गया? यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है
इसीलिए हाइड्रोजन को अवकारक कहेंगे। अब दूसरा चले, दूसरा देख लीजिए क्या होता है। दूसरा होता है ऑक्सीकारक। दूसरा क्या होता है? ऑक्सीकारक। दूसरा क्या होता है? ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा इसका इंग्लिश? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर इसको अवकारक को आप समझ गए, इसको आप फ्री में समझ जाइएगा, इसको आप फ्री में समझ जाइएगा, बस उसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर था जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक कहते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक। क्या लिखिएगा? जिस पदार्थ का अवकरण होता है, अवकरण होता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। अब देखिए, आपको यही उदाहरण लेकर के समझा देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से संयोग कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? जल का। होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ पर हमको क्या देखना है? अवकरण किसका हो रहा है। अब अवकरण ही क्यों देखना है? क्योंकि आप ऑक्सीकारक के परिभाषा में जान चुके हैं कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसी को ऑक्सीकारक कहते हैं। तो हमको देखना है ना किसका अवकरण हो रहा है। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर किसका अवकरण हो रहा है? ऑक्सीजन का। कैसे समझ गए ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जुटना अवकरण कहलाता है। इसके पहले हम पढ़े हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है ना, तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन में भी हाइड्रोजन जुट रहा है, न जुट रहा है। जैसे आपको क्या वो अभी तो बतेबे कि आपको जैसे 2 में हम 5 जोड़ेंगे, 2 में 5 को जोड़ रहे हैं, या नहीं कह सकते 5 में 2 को जोड़ रहे हैं, दोनों होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि ऑक्सीकरण अवकरण हमेशा क्या होता है? साथ साथ होता है ना, कहते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुट रहा है, तो आप जानबे करते हैं कि जिस पदार्थ में हाइड्रोजन जुटता है उसको क्या, उसका क्या होता है? अवकरण होता है। तो यहाँ पर किसका अवकरण हो रहा है? जिसका अवकरण हो रहा है उसी को क्या कहेंगे? जिसका अवकरण हो रहा है उसी को क्या कहेंगे? इस पदार्थ, इसको ऑक्सीकारक कह सकते हैं। ऑक्सीकारक नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन को अवकारक नहीं कह सकते हैं, अवकारक नहीं कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अब समझ में आ गया? ऑक्सीकारक अवकारक हम समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया खत्म हो चुका है। अब देखना है कि हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ऑक्सीकरण अवकरण का। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखना है, यही ना। तो सबसे पहले जान लीजिए भोजन का पचना। भोजन का पचना ये भी है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। भोजन का पचना क्या है? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भोजन का पचना। सबसे पहले क्या देख लेते हैं? भोजन का पचना। भोजन का पचना, ठीक है। भोजन का पचना, यहाँ भी ऑक्सीकरण अवकरण होता है। इसको कैसे समझेंगे? इसको पहले हम समझ लेते हैं कि जैसे ही हम भोजन करते हैं तो भोजन में कौन चीज मौजूद रहता है? बताइए। जैसे क्या हो गया? भोजन में आलू हो गया, चावल हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब में कार्बोहाइड्रेट रहता है। जैसे ही हम भोजन खाते हैं तो क्या हो जाता है? हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है ना। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। पाचन की क्रिया के क्रम में ये कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज में। पाचन की क्रिया के क्रम में ये कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है कि नहीं? जैसे हम श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं तो ये श्वसन क्या होता है?
हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। हमारे शरीर की क्या होता है, प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है कौन, ऑक्सीजन। जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, वैसे ही क्या हो जाता है, ग्लूकोज का क्या हो जाता है, विखंडन होने लगता है। ग्लूकोज क्या होता है, टूटने लगता है। ग्लूकोज का क्या होता है, अपघटित होने लगता है ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद किसका निर्माण होता है, आप लोग बता सकते हैं? उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ऊर्जा की प्राप्ति होती है, साथ में जल भी बनता है। ठीक है, तो पाचन की अभिक्रिया के दौरान क्या क्या हुआ, ग्लूकोज क्या हुआ, देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो ग्लूकोज ऑक्सीकृत हुआ ना। जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो वहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताइए, होगा ना। तो इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में भोजन का जो पचना है, इसमें ये भी है ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया का उदाहरण, नहीं है? अभी समीकरण आपको बताते हैं, समझ में आ जाएगा क्या होता है। हम तो बता दिए कि जैसे ही हम भोजन खाते हैं, भोजन में रहता है जैसे चावल हो गया, ब्रेड हो गया, आलू हो गया, कार्बोहाइड्रेट रहता है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पाचन के क्रम में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। और ग्लूकोज को जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है, तैसे ही क्या हो जाता है, ग्लूकोज अपघटित यानी विखंडित होकर के क्या क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा का निर्माण कर देता है। तो यहाँ से हम पहले अब क्या करें, ग्लूकोज से लिखे हम रिएक्शन को। अब स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से, क्योंकि हमको पता चल गया है कि मतलब भोजन जैसे ही आप क्या होता है, पचता है तो कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित, ग्लूकोज में हो जाता है, और ग्लूकोज आएगा ऑक्सीजन के संपर्क में। बताइए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज है, लिख दीजिए नीचे में, ग्लूकोज है। क्या है ये, ग्लूकोज है। उसके बाद देखिए जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में, तो ऑक्सीजन के 6 अणु के साथ होगा। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो किसका निर्माण होता है, बताइए? CO2 का। CO2 के 6 अणु का निर्माण होता है। CO2 के कितना अणु का, 6 अणु। उसके बाद जल का भी निर्माण होता है ना, 6H2O। क्या होता है, 6H2O। साथ में ऊर्जा भी मिलता है, साथ में क्या होता है, ऊर्जा भी मिलता है। ठीक है, ये जो हमारे शरीर में भोजन पचता है तो उसका रिएक्शन हम इस तरीका से लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज जैसे हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन जो जाता है हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। ठीक है, प्रत्येक क्या होता है, कोशिका तक पहुंच जाता है। जैसे ही ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के संपर्क में आता है तो ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइए, ऑक्सीकरण हुआ ना। ग्लूकोज का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। इसको तो जानबे करते हैं, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या है, जल है। ये क्या है, ऊर्जा है। तो बताइए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो पाचन क्रिया के दौरान ये ग्लूकोज का जैसे ही ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का निर्माण होता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, श्वसन क्रिया के क्रम में बाहर क्या हो जाएगा। बाद बाकी ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा क्या करेगा, शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। अब बाद में देखिए अवकरण भी होगा। ऑक्सीजन जाकर के किस में जुटेगा, देखिए कार्बन में जाकर के जुट गया, तो कार्बन का क्या होगा, कार्बन का भी ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ। और उसके बाद और क्या हुआ, बोलिए। ये जो है इसका देखिए अवकरण हो रहा है, इसका अवकरण हो रहा है ना, कैसे कर सकते हैं। हाइड्रोजन देखिए, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन आकर के जुट गया कि नहीं जुट गया, तो अवकरण भी हो गया। इस तरीका से भोजन का पचना क्या है, ये ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें सिर्फ इसको याद रखिए, रिएक्शन को आप याद रखिएगा कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भोजन का पचना भी क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण। दूसरा क्या है, भोजन का दुर्गंधित होना। क्या है, भोजन का दुर्गंधित होना।
भोजन का दुर्गंधित देखिए कैसे होता है। जैसे भोजन ताजा रहता है तो उसका गंध और स्वाद क्या होता है? भोजन ताजा रहता है तो उसका गंध और स्वाद क्या होता है? प्रिय लगता है, अच्छा लगता है ना। जैसे उस भोजन को कुछ देर तक वायु में खुला छोड़ दीजिए, उस भोजन को वायु में कुछ देर तक क्या करिए? खुला छोड़ दीजिए, तो वो क्या करेगा बताइए? भोजन में उपस्थित जो रहता है वसा और तेल, वो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ मिल करके, वायु में ऑक्सीजन है ना, तो भोजन जैसे ही भोजन को खुला छोड़ दीजिएगा वायु में कुछ देर तक, तो भोजन में उपस्थित रहता है वसा और तेल, ये क्या करता है? वायु में जो उपस्थित रहता है ऑक्सीजन, उससे क्या कर होता है? ऑक्सीकृत हो गया। और जैसे ऑक्सीकृत हो गया तो आप तो जानबे करते हैं ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकृत हुआ तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। हो गया कि नहीं? ऑक्सीकरण जैसी होगा तब करण होगा ही होगा ना। इस प्रकार से आप क्या समझे? भोजन जो दुर्गंधित होता है ये ऑक्सीकरणीय अभिक्रिया के कारण होता है ना। हमारे दैनिक जीवन में ये भोजन जो दुर्गंधित हो रहा है, इस दुर्गंधित पर भी इसका ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव है कि नहीं है? जैसे ही भोजन में उपस्थित वो वसा और तेल जो रहता है, ये वायु में जो ऑक्सीजन रहता है उससे ऑक्सीकृत होकर के क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, तो भोजन से दुर्गंध आने लगता है। भोजन से दुर्गंध आने लगता है, उसका स्वाद क्या हो जाता है? प्रिय हो जाता है ना। उसका स्वाद प्रिय हो जाता है, उसका स्वाद अप्रिय हो जाता है। उसी भोजन को बासी भोजन के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी भोजन को हम किसके नाम से जानते हैं? इस तरीका से आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है ना। उसके बाद ये क्या है? भोजन का दुर्गंधित होना, इस पर भी ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब बहुत देर हो चुका है, मिलते हैं अब अगला क्लास में।